नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि सिंगूर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है और 15 साल के जंगल राज को बदलना चाहती है बंगाल की जनता। ये बड़ा बयान जारी किया गया। बिहार में हमने एक बार फिर से आरजेडी के जंगल राज को रोका था और अब बंगाल की बारी है। हम टीएमसी में महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार हैं। और पीएम ने सिंगूर में ही जनसभा में यहां अपना संबोधन दिया और जनसभा से बंगाल में परिवर्तन का आह्वान कर दिया। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोक दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगूर का ये जनसैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है और सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष में महाजंगल राज को बदलना चाहता है। नौजवानों के भविष्य से अब टीएमसी खेल रही है। घुसपैठियों को यहाँ टीएमसी बचा रही है। 830 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा भी दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आपने देखा कि 15 साल की महाजंगल राज को समाप्त करें, लोग ये अपील कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि लोग इसी आस में आए हुए हैं, असली परिवर्तन उन्हें चाहिए क्योंकि जंगल राज को बदलना चाहती है जनता। एक बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी को वो मौका देती है तो जंगल राज को बदला जा सकता है। पीएम मोदी ने यहाँ ये भी कह दिया कि टीएमसी सरकार आप तक योजनाओं को पहुंचाने नहीं देती है और मैं समझ सकता हूं कि इनको बीजेपी से दुश्मनी है, लेकिन टीएमसी बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है और टीएमसी यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के किसानों से दुश्मनी यहाँ ठाने हुए है। उनका काम नहीं होने दिया जा रहा। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है। टीएमसी पीएम यहाँ श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से वंचित रख रही है लोगों को, बच्चों को, और बंगाल के बच्चों का भविष्य को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और टीएमसी को अब यहाँ भगाना चाहिए या नहीं, कि एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया। टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए या नहीं, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, ये जनता जवाब देगी। और कल्याण में, विकास में रुकावट जो सरकार डालती है, यानी कि गरीबों के कल्याण के लिए जब काम होता है उसमें जो सरकारें रुकावट डालती है, तो ऐसी सरकारों के लिए क्या होना चाहिए, उनका इलाज क्या करना चाहिए। देश की मतदाता यहाँ पर अब आप देखिए सूची जो है वो फिलहाल लगातार एसआईआर को लेकर अगर बात करें तो बहुत ही जल्द जारी भी हो जाएगी, लेकिन देश का मतदाता अब जाग चुका है। रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती आ रही है। और दिल्ली प्रदेश एक ऐसी सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी, लेकिन हम कह रहे थे कि दिल्ली के गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना लागू करो, लेकिन लागू नहीं किया तो जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज अब मिल रहा है। तो इसी तरह से बंगाल की जनता अब ठान चुकी है कि टीएमसी की जो निर्मम सरकार है उसे सबक सिखाना है, ताकि यहाँ की बीजेपी की सरकार यहाँ बने, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले और गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनना जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत शानदार काम हो रहा है। और टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी माफिया भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट दें, लेकिन घटनाओं पर तभी लगाम यहाँ लग सकती है जब भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाता है। और उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी। हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। सिंडिकेट टैक्स और माफियावाद को भाजपा सरकार की आप देखिए जरूरत है, उसे खत्म करेगी भाजपा सरकार। अब यहाँ टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए यहाँ के नौजवानों को खासतौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी घुसपैठियों को भांति सुविधाएं देती है। अब घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है और घुसपैठियों के लिए आप देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है। घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वे इनके वोट बैंक पक्के बन चुके हैं। तो घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है और टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है तो घुसपैठियों की मदद करती है। अब समय आ गया है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना होगा, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से भगाना होगा। लेकिन आज जिस तरह से आपने देखा अपना संबोधन उन्होंने सिंगूर में दिया है, तो 830 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया है। फिलहाल बताते चलें 830 करोड़ रुपए का तोहफा यहां पर बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर के लोगों को दिया गया।
कई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास किया गया। और कल मैं मालदा में था, वहां पर भी आप देखिए किस तरह से सौगात दी गई और हुगली में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, कार्यक्रम इसी संकल्प को और मजबूत करने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाई जाती है बंगाल के अंदर, तो फिर जनता का सीधा सीधा विकास होगा। बताते चले कि यहाँ आपने देखा कि 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो गई हैं और आज से कई दर्जन भर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, इस पर भी काम चल रहा है। तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई। तो फिलहाल कुल मिलाकर करक्स ऑफ द स्टोरीज कि जो 15 साल में जंगल राज टीएमसी की तरफ से बंगाल में चलाया जा रहा था, उसे अब खत्म करने की जरूरत है, जिसके लिए जनता को आगे आने की जरूरत है और भर भर कर वोट भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार को देने की जरूरत है। उसके बाद विकास की राह खुल सकती है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी की तरफ नजर घुमाई जाए तो ममता बनर्जी कहती है कि अगर किसी ने भी हमारे साथ यहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमें छेड़ेंगे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये तक कह दिया कि मेरे पास तो पेन ड्राइव भी है, वीडियोस भी है, बहुत से ऐसे सबूत हैं जिन्हें मैं दिखा दूंगी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरा देश हिल जाएगा, मीडिया हिल जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने ये साफ शब्दों में कह दिया कि सिंगूर के लोगों को यहाँ सौगात देकर जा रहा हूं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार जंगल राज बंगाल के अंदर चल रहा है, उसे अगर खत्म करना है तो जनता को सबसे आगे आने की जरूरत है और भरकर वोट यहां भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत है, जिसके बाद डबल इंजन की सरकार वहां पर बने। और उसके साथ साथ जो टीएमसी के कार्यकाल में गुंडागर्दी चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, पारदर्शी तरीके से काम नहीं हो रहा था, इन तमाम मुद्दों पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए वोट बैंक बटोरने की कोशिश यहां टीएमसी की तरफ से भी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप मौका देते हैं तो फिर इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। आयुष्मान योजना यहां पर चलाई जाएगी, लोगों का विकास किया जाएगा। विजय खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। सुधीर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सुधीर जी, जरा ये बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तो आज खुले शब्दों में कह दिया, उन्होंने तो आज बिल्कुल भी किसी भी बात पर पर्दा नहीं रखा है। उन्होंने कह दिया कि अगर बंगाल के अंदर से टीएमसी सरकार को हटाना है तो जनता को आगे आना होगा। आशा जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं अतीत में आपको लेके चलता हूँ। 2011 में जब ममता जी आई, उससे पहले इन्होंने 2000 में सिंगूर से ये युद्ध की घोषणा की थी सीपीआईएम के खिलाफ में। और आज वहीं से फिर एक दफा धर्म युद्ध जारी हो रहा है, जो बीजेपी ने सिंगूर से ही शुरू किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला समय शायद अब ममता जी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और आपका डिबेट शुरू होते ही मैं एक ध्यान आपका चाहता हूं, जो भी आंकड़े में देख रहा था बहुत डराने वाले हैं। सन 1951 में मुस्लिम आबादी जहां 19% थी, अब वहां 33% है। जहां हिंदुओं की आबादी 68% थी, वो जो 78% थी, वो घटकर 67% रह गई। ये आंकड़े वहां बड़े डराने वाले हैं। अगर इस तरह से घुसपैठियों को नहीं रोका गया वहां, तो वो देश बंगाल में होते हुए भी देश का हिस्सा नहीं रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो ऐसे में तो भारत सरकार को इन घुसपैठियों को रोकने के लिए, या जिस तरह का वहां देखिए, केवल हेल्थ के सेक्टर में तो जरूर कुछ काम हुआ है, न शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। और जहां मैं एक चीज और बताऊं, जो कम्युनिस्ट के जो लोग सिंडिकेट हुआ करते थे, एक बात नोट करने की, वही सिंडिकेट तृणमूल कांग्रेस में चले गए। उन्होंने वही उगाही का तरीका, वही काम करने की मंथली, उसी तरह का गुंडा राज, उसी तरह की लैंड ग्रैबिंग। तो जो सिंगूर से शुरू की थी ममता जी ने यात्रा, वो गलत दिशा में जा रही है आशा जी। तो अभी अगर बंगाल को एक मिनी पाकिस्तान बनने से रोकना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की पहल को उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखे तो बेहतर होगा। विजय जी, वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव तरीके से पीएम की पहल को देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त बंगाल के अंदर कार्रवाई नहीं की तो ये पाकिस्तान बनने में देरी नहीं लगेगी। सोनी जी कह रहे हैं। देखिए, अगर ममता बनर्जी का बस चले तो अपनी कुर्सी के लिए हिंदुस्तानी को पाकिस्तान में मिला देंगी।
बांग्लादेश के साथ मिलके भी सरकार बना लेंगी। जिस तरह वो पागल है कुर्सी के लिए, आई एम सॉरी यूज दिस वर्ड, लेकिन जो उनकी मानसिक स्थिति है कि किसी भी सीमा तक जा सकती है, और इसका सर्वश्रेष्ठ सबसे बिल्कुल सटीक उदाहरण है बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंस नहीं लगाने देना। ये हिंदुस्तान है या तमाशा है? मुख्यमंत्री बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अगर फेंस नहीं लगाने देती है, वो भी सीमा के ऊपर हम बांग्लादेश के साथ लगा रहे हैं तो काफी लग चुकी, लेकिन ये बाकी इनके हिस्से में लगने देती नहीं है। उनके साथ इनकी पुलिस बदतमीजी करती है, उसको रोकती है, जमीन अलाउ नहीं करती। हो क्या रहा है? ये तो मतलब आप ये समझिए, संयम समझिए। शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री होता नरेंद्र मोदी जी के अलावा या हुआ हो जो इतना संयम बरतते हैं और इतना अवसर उनको देते हैं सुधरने का। कोई और अगर इंदिरा जी विजय जी, आपको क्या लगता है कि संसद के अंदर तो खड़े होकर खुद ममता बनर्जी कहती थी कि घुसपैठी आ गए हैं, बाहर निकालिए, मेरी चल नहीं रही है वह बंगाल के अंदर, तो कुछ कीजिए होम मिनिस्टर जी। तो आज जब होम मिनिस्टर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं यही तो कह रहा हूँ, उनको कुर्सी दिख रही है। वो मैं तो कह रहा हूँ, कुर्सी के लिए वो मुसलमानों के लिए कुछ भी कर, एक एक मुस्लिम वोट उनको मिल जाए। और हिंदू बटे रहते हैं हमेशा की तरह, वो बटेंगे ही बटेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा है, कुछ लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं। ये इस तरह की बात कभी हुई नहीं हिंदुस्तान में। अब जो होने लगा है धार्मिक आधार पर वोटों का बंटवारा, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। और अब ममता बनर्जी या छोटे छोटे प्रदेशों में जो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बनी है, वो अपने वर्चस्व के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। अब आप देखिए, एक के बाद एक ममता जी ने क्या क्या किया है। जो भी कानून आया केंद्र से, सीसीए का हो तो विरोध है, मैं इसको नहीं लगने दूंगी। एसआईआर है तो विरोध है, मैं नहीं करने दूंगी। बीएसएफ को तो मैं बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग नहीं लगाने दूंगी, बांग्लादेश के घुसपैठियों को आने दूंगी आराम से, और वो वहां से आते हैं क्योंकि इतना कोई सीमा तो ऐसी है नहीं। और चप्पे चप्पे पर 10-10 कदम पे तो पुलिस खड़ी हो नहीं सकती, लेकिन अगर फेंसिंग हो जाती तो शायद इसकी रुकावट हो जाती। वक्फ पे देखिए आप, वक्फ कानून में नहीं लगना, तुम वो कौन? फिर आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट से आज मार खाई है वक्फ वाले में। हाँ। तो ये आप बताइए, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है इन कानूनों की जिनकी मैंने बात की है जिससे अभी कोई तो सुधीर सोनी जी भी कह रहे थे ना कि नंबर क्यों कम हो रहा है। धार्मिक आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदुओं का नंबर क्यों कम हो रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय सामाजिक रूप से हो सकता है, और है। हम लोगों की चिंता पूरे हिंदुस्तान की हो सकती है ये, और होनी भी चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उसको रोकें, उनके किसी सिस्टम पर, उनके अपने जो भी नियम कानून अपने उनके धार्मिक हैं उन पर कोई हम कुठाराघात करें, उन्हें रोकने की बात करें। ये कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। इतने 10 साल में केंद्र में सरकार हुई। सुधीर जी जिस तरह से जाति और वर्ग के हिसाब से हम बात करें, ठीक है विजय जी, सुधीर जी आप ही ने शुरू किया, जाति और वर्ग के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो वोटिंग ट्रेंड जो रहा है हमेशा से बंगाल के अंदर का, जो साफ ये दिखाता है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच में टीएमसी को लगभग 54% समर्थन मिलने का अनुमान इस बार भी है 2026 में। लेकिन जो हिंदू जर्नल कैटेगरी है उसमें 40% टीएमसी के साथ आगे भी बताई गई है। तो फिर 54 और 40 के बीच में, यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी को लोग पसंद नहीं करते हैं। एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगी कि ममता बनर्जी के गढ़ के अंदर घुसकर उस किले को ध्वस्त करना है। 54 और 40 का अंतर कुछ ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी हार जीत का अंदाजा लगाना या कुछ उस पर कमेंट करना अभी बड़ी मुश्किल होगा, और बीजेपी के लिए यह राह जो है बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल बात आपने ठीक है। 54%, 2, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वो सारा जो क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम डोमिनेट करता है, और 54, 60, 66% मुस्लिम मतदाता है। और मैं विजय जी की एक बात को जो अभी ये कह रहे थे, ये जो जनसंख्या की जो वृद्धि है, ये एक सामाजिक समस्या नहीं, ये लोग जो 14% की आबादी बढ़ी है, ये निस्संदेह वो लोग हैं जो अवैध
अवैध रूप से बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। ये जनसंख्या क्या उत्पाद बढ़ना नहीं है, ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और वहां की कानून की जो हालत है उसको खराब कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में देखिए, जैसे ही वक्फ एक्ट की बात सरकार ने की, वहां उन्होंने दंगे कर दिए। तो अब ये दंगे, तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर अगर देखें देश का, आशा जी, तो देश में जो केंद्र की सरकार है, बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारा पैसा केंद्र से मिलता है। और अगर सरकार राज्य की अगर केंद्र के साथ सामंजस्य नहीं बैठाएगी, तो है, लेकिन जाता कहाँ है? कल अभी तो मालदा घोटाले की ही बात हो रही थी। 42 बार एक ही व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं और 6000 से भी ज्यादा मामले अभी तक सामने आ गए हैं। कार्रवाई कहां हुई है? सीएजी की रिपोर्ट है। देखिए जी, ये रिपोर्ट जहां तक कानूनी कार्रवाई करने का सवाल है, अगर अभी आप देखें, जब ईडी वहां सर्च करने के सीजर के लिए गई थी, तो सर के जो राज्य सरकार है उसकी पुलिस ही आ गई। जब प्रशासन में जो हेड ऑन कन्फ्लिक्ट अगर होगा तो कानून कहां से इंप्लीमेंट होगा? इंप्लीमेंट के जो एजेंसी करने वाली है, अभी आपने परसों देखा होगा झारखंड में भी ईडी के ऑफिस में पुलिस चली गई। तो जब इस तरह का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब जो कानून की एजेंसियां लागू करने वाली हैं, जब उनके साथ होगा तो कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? लेकिन जो मैं यहाँ देख रही हूँ सुधीर जी, कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो 2026 का ओपिनियन पोल हम देख रहे हैं, 294 सीटों पर ये सीधा सीधा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन इसके साथ साथ जो जातीय समीकरण मैंने आपके सामने रख दिया कि हिंदू वर्सेस जो मुस्लिम की भी अगर वहां पर रणनीति बनाने की कोशिश होती है तो 54 और 40 का आंकड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही पीछे है। सर्वे इनका ये बता रहा है, जो ओपिनियन पोल इनका बता रहा है, वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जो जाति वर्ग है वो 50% है बीजेपी, और जनजाति 38% है, ओबीसी वर्ग 44% है, जिसकी समर्थन मिलने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार के जंगल राज को खत्म किया है, तो अब अगर डंका बजाया गया है कि अब बंगाल में जंगल राज को खत्म करेंगे, तो एक होमवर्क कहते हैं ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जरूर है, क्योंकि वो जानती है। आशा जी, बिल्कुल सभी पार्टियां अपना होमवर्क करती हैं, लेकिन इस समय पर अभी बहुत अर्ली होगा कुछ ये कहना कि जो ओपिनियन पोल या बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं उनका एंगल क्या है स्ट्रैटेजी बनाने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी के लिए वहां कोई बहुत आसान नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरह से बनता है सुधीर जी, तो आपको क्या लगेगा कि इस बार अगर इलेक्शन में जंगल राज का मुद्दा उठाया गया है, भ्रष्टाचार का उठाया गया है, पारदर्शिता नहीं है, फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा है, महिला सुरक्षा पर सवाल उठ गया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुद्दे जो आपने बताए ये मुद्दे कोई आज के नहीं है। ये जब से पिछले 5-6 साल में तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग की मामला हो, चाहे वो सिंडिकेट हो, चाहे गुंडागर्दी का टैक्स हो, वो जरूर ठीक है। लेकिन लोगों को इस तरह की अपनी राय बनाने में, ये समझने में कि वोट बीजेपी को देना है या टीएमसी को देना है, ये अभी थोड़ा कहना अच्छा जी बड़ा मुश्किल होगा, अभी बहुत अर्ली होगा। अभी देखिए आने वाले समय में थोड़ी सी तस्वीरें और साफ होंगी। अरे 7 मई को तो कार्यकाल खत्म हो रहा है ना टीएमसी सरकार का। आज तो जनवरी चल रहा है, अब 7 मई में खत्म होने की कगार पर है जी। हाँ, तो 5 महीने में तो अभी बहुत सी स्थितियां बदलेंगी। कानून का सबसे बड़ा वहां जो आपने प्रश्न उठाया है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसा कह देना कि राइट ऑफ कर देना ममता बनर्जी को, मैं ऐसा अभी स्टेज पर नहीं मानता। अच्छा विजय जी, वो कह रहे हैं कि मैं अभी स्टेज पर अपने आप को नहीं मान रहा हूँ कि इतनी जल्दी हम दिखा दें कि आप लोग ही वहां पर फतेह करेंगे। पहली बात, मैं सुधीर जी की एक बात से सहमत हूँ कि अभी बहुत अर्ली है कोई प्रिडिक्शन करना। इस समय जो भी होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। चुनाव के समय तक जाते जाते असली मुद्दे सामने आते हैं। आज जो सोच है, अगले जब प्रचार होता है, जब पता लगता है, उसका भी और छुपी हुई बात जो मन में होती है वो भी सामने आती है। मैं जहां तक देख रहा हूँ, हिंदुस्तान का मुस्लिम भी बहुत राष्ट्रभक्त है, और बंगाल में भले बहुत पहले आजादी के तुरंत बाद नोआखाली वगैरह बड़े बड़े दंगे वगैरह हुए, वो एक अलग चीज है। फिर भी इसके बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान
इस बात को समझ रहा है कि बांग्लादेश से मुसलमानों के आने से उन्हें नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा हुआ है, उनमें बंगाल में आपस में झगड़े हुए हैं मस्जिदों के ऊपर, रोहिंग्यों के साथ विशेष तौर से। हालांकि वो ममता जी ने उनको आगे आने नहीं दिया उन झगड़ों को, पर ये सच है। और ऐसे झगड़े एक दो सामने आए भी हैं जहाँ गांव से दूसरे मुसलमानों को निकाल दिया गया। तो वो राष्ट्रभक्ति का वो दूसरा जंगल राज किसी को पसंद नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी जाति का हो, कोई भी निकाह। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकते हैं आपको कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो बाकायदा चुनाव में असर रखती है और उसका झुकाव से काफी फर्क पड़ता है। खास तौर से जब हिंदू डिवाइडेड रहता ही है वो तो खैर, और खास तो जातियां भी हिंदुओं की अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे यादव मुस्लिम के समीकरण हो जाते हैं कई बार, ये दलितों के समीकरण हो जाते हैं मुसलमानों के साथ, कई चीजें ऐसी हुई वो मायावती तो के हर समय हर हमने जगह पर देखी हो रहा है। है ना। लेकिन सवाल ये है कि हर कोई शरारती तत्व नहीं है, लेकिन कुछ जो चुनिंदा शरारती तत्व हैं वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पीएम ने आज तमाम बड़े मुद्दे गिना दिए हैं, विजय खेड़ा जी, मुर्शिदाबाद को हम भूल नहीं सकते हैं जहां पर लोग अपने घरों से ईंट लेकर पहुंच रहे थे। फिर संदेश खाली को हम भूल नहीं सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भी घटनाएं हो रही थी और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही थी। फिर अस्पताल का जो मामला जिसमें डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, लास्ट तक किस तरह से बचाने की कोशिश होती है और फिर हाथ पीछे खींच लिया जाता है। तो ये तमाम तरह की बातें दिखती हैं बंगाल के अंदर। मैं वही बात कह रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज के कारण ये हुआ कि बड़ी भारी मेजोरिटी से जीते हम, भारी मेजोरिटी के साथ। और उसके बाद दोबारा योगी जी ने सरकार बनाई और चलाई, तो वो उनका बुलडोजर का मुस्लिम्स ने भी साथ दिया है। आप देखेंगे अगर, विशेष तौर से रामपुर में काफी साथ दिया है, क्योंकि मुसलमानों को ही सताया जा रहा था। वही हालत बंगाल की है। अब नोआखाली जैसे जहां पर घटना हुई हो, जहां लाखों हिंदू मार दिए गए हों, उसके बाद भी हम एक साथ रहे हैं, एक साथ रहते हैं, वहां दंगे नहीं हुए ज्यादा बंगाल में। मुर्शिदाबाद हुआ, अभी हुआ एक दो चार बार, काफी समय तक ठीक रहे हम लोग। हमको ये लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जंगल राज मिटाने के नाम पर और राष्ट्रीय एकता के नाम पर बहुत सारा मुस्लिम वोट मिलने वाला है। हमको तो इस पर दिखाई दे रहा है। सुधीर जी, और इसी वो लाइन कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी ने राष्ट्र भक्ति के नाम पर बहुत मुस्लिम वोट मिलने वाला है। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा अभी बहुत अर्ली होगा कुछ कहना। देखिए, ममता बनर्जी जी की जिस तरह की रेपुटेशन है, जिस तरह का उनका राजनीतिक चरित्र है, उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। वो जमीन से उपजी नेता है। 2000 से लेकर 2011 तक मात्र संघर्ष करने वाले सीपीआईएम के 34 साल के जंगल राज को उखाड़ने वाली ममता बनर्जी है। किसी पार्टी से संभव नहीं हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी में कुछ तो क्वालिटीज हैं, एक लीडरशिप की, ऑनेस्टी की, और एक दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं। तो बहुत लोग जो उनके फॉलोवर हैं वो फॉलोवर भी हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत आसान रहा बंगाल की, ऐसा अगर लग रहा है बीजेपी को, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत गलती कर रहे हैं। राम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत ही कर पाऊंगी। अभी तो 2 मिनट का समय तो बाकी सारा रह गया है डिबेट का। बहुत देर से जुड़ गए हैं आप, लेकिन लास्ट में एक जवाब दे दीजिएगा कि आज जिस तरह से ममता बनर्जी के किले को ढाने की बात हो रही है और पीएम ने तो सीधा कह दिया कि आम जनता को सामने आना चाहिए, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है वहां पर, और अब ममता सरकार को गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को काम करना चाहिए। ऐसा है कि उनका कहना तो बहुत अच्छा है। पहले तो मेरे को उनसे भी ये पूछ जाऊंगा कि केंद्र सरकार की एनसीबी रिपोर्ट ये बोलती है कि सबसे ज्यादा अगर क्राइम रेट है तो पश्चिम बंगाल में है, उससे ज्यादा उनके ही। और दूसरी बात है कि आए दिन हम लोग मीडिया में देते हैं, देख रहा हूँ, सुन रहा था कि उनके की शासन राज और पश्चिम है जो ममता बनर्जी के, और समानता से सबको मिला। तो उनकी ये हुंकार हम बार बार सुने हैं। पश्चिम बंगाल में उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आदमी अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 377 पर पहुंच गए हैं, 294 पर हम पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, किंतु जगह नहीं। अरे पहले तो आपने 370 हटाया तो भी क्या आतंकवाद बंद हो गया? हमारी जवाब दे दीजिए ना।
और उसके बाद पश्चिम बंगाल के एक सेकंड। पूर्वजों को, यहाँ के महर्षियों को जिस तरह से आप राम जिस प्रकाश शब्दों जी, से आपने बोला है, यूपीए तो पश्चिम बंगाल के आदमी यूपीए बहरे नहीं वर्सेस है। एनडीए के उसका हिसाब से जवाब देखा आपको जाए अच्छा से तो देंगे, उसमें प्रधानमंत्री जी को अच्छे डिक्लाइन से आया जवाब है कि देंगे नहीं कि आया हमने है, वो महर्षियों बताइए। का अपमान किया है एनसीआरबी भारतीय के जनता डाटे पार्टी में ने, उसका पढ़कर मुंहतोड़ बता जवाब देंगे दीजिए। आज आप 26 में। एनसीआरबी का डाटा लेकर आए हैं, तो यूपीए वर्सेस एनडीए में कहां तक आंकड़ा पहुंचा था और अब कहां पर है? यूपीए के समय में आतंकवाद का ग्राफ जो होता था वो 7,000 के ऊपर चला गया था, अब 2,000 से भी नीचे आ गया है। तो कम हुआ है कि नहीं हुआ है? विजय खेड़ा जी, इस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, समय तो खत्म हो गया है अभी। आप अभी 30 से 70 का जवाब दे दूं पहले तो, क्योंकि बहुत बड़ा एक नर्व इश्यूज है हिंदुस्तान का। इनको याद दिलाएं जरा सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, कितनी आर्मी के सिपाहियों को पत्थर मार मार के दौड़ाया जाता था और बेचारे ऐसे छुपा छुपा के सर भागते थे। भूल गए क्या आप? एज हिंदुस्तान की हैसियत से सोचो जरा, वो छड़ माहौल छुपा सोचो। छुपा के आपने तो कहा था जरा 370 हटा देंगे तो एकदम बंद हो जाएगा। आप बंद हुआ क्या? पांडे जी 1 मिनट वो माहौल सोचो, उसको याद करो। अरे वो एनसीआरबी का डाटा पढ़िए राम प्रकाश जी, वो पढ़ने की जरूरत है आपको। आप विफल हैं। 370 पर विफल है, खासकर। केवल बड़ी बहुत बहुत बातें धन्यवाद बोलते हैं। जुड़ने के लिए राम प्रकाश जी। विजय खेड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी आपको भी धन्यवाद। और फिलहाल लगातार आप देखिए जिस तरह से हुंकार भरी गई है पीएम की तरफ से। जानकार ये कह रहे हैं कि स्टेप बहुत अच्छा है और अगर पीएम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव हमारे पास रिस्पांस भी आ सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का किला ढाना इतना आसान नहीं होगा, उसमें जद्दोजहद बहुत करनी पड़ेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।